प्रणव सर, वी आर लाइव। नमस्कार, मैं हूं प्रणव झा। मैं आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने सारे दर्शकों का जो हमें इस समय देख रहे हैं आईएनसी इंडिया ट्विटर पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे आईएनसी टीवी लाइव पर और अन्य माध्यमों पर। दोस्तों, आज जो देश में माहौल बना है, जो हालात हैं देश के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री और इनके मंत्रियों से जो भी रही सही उम्मीद थी वो पूरी तरह से धाराशाही होने लगी। आज देश में कोरोना के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं, संक्रमण के सबसे बड़े आंकड़े और मौतों की सबसे ज्यादा संख्या। पर सरकार की प्राथमिकता क्या है? उनकी प्राथमिकता में हुई उनकी करारी हार का वो बदला ले सके। इसके अलावा किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं। घबराइए नहीं, हम सब आत्मनिर्भर हैं। माननीय न्यायालयों ने अपनी जिम्मेवारी ली है कि हम उनके देख रेख में रहेंगे। मैं आग्रह करूंगा, सुप्रिया श्रेष्ठ जी हमारे साथ हैं, विस्तार से आपको बताएंगी कि क्या है वस्तुस्थिति। सुप्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रणव जी। आप सबको मेरा नमस्कार और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग और आपके सारे परिजन स्वस्थ होंगे, और जो स्वस्थ नहीं है मैं आशा ही कर सकती हूँ कि उनको सुविधाएं मुहैया हो रही होंगी। स्थिति बहुत भयावह है, और स्थिति भयावह इसलिए है क्योंकि आज देश में, जैसा प्रणव जी ने कहा, 4,12,000 संक्रमण के मामले आए हैं, करीब करीब 4,000 मौतें, 3,980 मौतें हुई है पिछले 24 घंटे में। और स्थिति बद से बदतर होती लगती है। कहीं पर यह आशा थी, कहीं पर ये थोड़ा सा विश्वास था कि शायद 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद स्थिति थोड़ी संभलेगी, चीजें थोड़ी बेहतर होंगी। लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग आ रही है, जिस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं, बच्चियां कृत्रिम रूप से सांस दे रही हैं, माँ को, पति को की लाश को एक ऑटो पर लेकर जा रही है, इस तरह की जो भयावह स्थिति देश की है वो लगता है कि बद से बदतर हो गई है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है कि धृतराष्ट्र, मैं जानबूझकर धृतराष्ट्र की बात कर रही हूँ क्योंकि आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई सी लगती है, वो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही हमारा सवाल है। पर सवाल सिर्फ जानबूझकर अनदेखा करना ही नहीं है, सवाल प्राथमिकताओं का भी है। आज सरकार की क्या प्राथमिकता है? आज ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं, दवाइयां मुहैया नहीं हो रही हैं, टीके नहीं लग रहे हैं, बेसिक दवाइयां नहीं मिल रही हैं। यह भी सच है कि 2005 के बाद हमने ये सफलता अर्जित करी थी, जिसके चलते हमें विदेशों से मदद नहीं लेनी पड़ रही थी। पर आज वह नीति भी धराशायी हो गई है। विदेश से मदद आ जरूर रही है, पर जा कहां रही है इसके बारे में आपको कोई कुछ नहीं बता सकता है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि आज भी सरकार की प्राथमिकता 13,500 करोड़ का एक नया बंगला बनाने की प्रतीत होती है। एक बंगला बने न्यारा, एक बड़ा पुराना गाना है, मुझे लगता है मोदी जी का बड़ा पसंदीदा गाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों ये अपना नया घर 13,500 करोड़ का बनाते? क्यों इस आपदा में वो सेंट्रल विस्ता को एक एसेंशियल सर्विस बनाकर एक नए गृह प्रवेश की तैयारी करते? उनकी प्राथमिकता आज भी वैक्सीन लगाना नहीं है, दवाइयां मुहैया कराना नहीं है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाना नहीं है, अस्पतालों की बेड नहीं है। मेरा सवाल यह है कि इतना निष्ठुर, इतनी निर्मम, इतनी क्रूर कोई चुनी हुई सरकार, कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? और यह भी सच है कि जब हुक्मरान, जब टॉप ऑफिसर, जब वजीर आजम का यह हाल है तो सारी की सारी टीम उन्हीं का अनुसरण करती हुई सी प्रतीत होती है। एक तरफ लोग बिना इलाज के मर रहे हैं और मोदी सरकार के 300 आला अधिकारी घंटों ये मीटिंग करते हैं, जिसका मुद्दा ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवाई, अस्पतालों की बेड, महामारी नहीं है। उसका मुद्दा यह है और प्रेजेंटेशंस दिए जाते हैं कि कैसे सरकार की छवि को ठीक रखा जा सके। अभी भी परसेप्शन मैनेजमेंट को ज्यादा प्राथमिकता है, रियलिटी मैनेजमेंट, पैंडेमिक मैनेजमेंट को अभी भी कम प्राथमिकता है। इसका अनुसरण सरकार के मंत्री भी करते हैं, मुख्यमंत्री भी करते हैं, अधिकारी तो कर ही रहे हैं। पर शायद ही कभी आजाद हिंदुस्तान में इतनी पत्थर दिल, इतनी निर्मम सरकार चुनी गई हो।
वैसे तो सूची बहुत लंबी है, लेकिन दो लोगों का मुख्य रूप से उल्लेख करना चाहूंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। बजाय लोगों के घावों पे मरहम लगाएं, बजाय जो कोर्टों ने कड़े सवाल पूछे हैं उस पर क्रियान्वयन करें, उस पर काम करें, उनके सवालों के जवाब दें, लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएं, वो कहीं ना कहीं उन घावों को कुरेद रहे हैं। लोगों की वेदना का, लोगों की व्यथा का, उनके दुख का, उनकी बीमारी का, उनके परिजनों को खोने का कहीं ना कहीं मुझे लगता है उपहास उड़ाते हुए से प्रतीत होते हैं। ये दोनों आज क्यों पदों पर बने हुए हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। और ये भी बताना मुझे ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल है कि आज डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर एस जयशंकर में मानो कोई होड़ सी लगी है कि कौन देश का सिर ज्यादा झुका सकता है, कौन पद की गरिमा को ज्यादा खत्म कर सकता है, कौन ज्यादा चाटुकारिता कर सकता है, कौन अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को ज्यादा विहीनता से ना निभाए। ऐसी होड़ सी लगी हुई लगती है। और इसीलिए हमारा मानना है, हमने पहले भी इस माध्यम से डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे की मांग करी, उनको बर्खास्त करने की मांग करी। हम आशा करते हैं कि मोदी जी का जमीर तो नहीं जगेगा, लेकिन शायद डॉक्टर हर्षवर्धन का मौत का ये घिनौना मंजर देखकर, सिर पे मंडरा रही है मौत लोगों की देखकर, शायद उनकी नैतिकता जागे और वो इस्तीफा दे। लेकिन आज मैं डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करती हूँ और पूरी सोच समझकर, समझदारी से और जिम्मेदारी से ये मांग करती हूँ। क्योंकि बजाय लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाए, बजाय विदेशों से आने वाली सामग्री पहुंचाई जाए, वो अभी भी जबानी जमा खर्च में लगे हुए ट्रोल की तरह बर्ताव करते हैं। उन्होंने अपने पद को इतना रिड्यूस कर लिया है जिसकी कोई हद नहीं है। वो एक जैसे 25 पैसे रुपल्ली, 2 रुपल्ली के ट्रोल होते हैं उस तरह से व्यवहार करते हैं। उन्होंने 24 घंटे पहले एक इंटरव्यू किया है और उस पर उन्होंने माना है, उन्होंने G7 में जो वक्तव्य भी दिया है, अंततोगत्वा उन्होंने माना है डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। लेकिन इसके लिए भी वो पहले की सरकारों को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं जयशंकर जी से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि 7 साल से सरकार में क्या आपको हाथ में झुंझुना बजाने के लिए लाया गया था? आप कब तक अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ते रहेंगे? आप कब तक कभी कांग्रेस को, कभी सिस्टम को, कभी नेहरू जी के ऊपर मूर्खतापूर्ण आक्षेप लगाकर बचते रहेंगे? इस देश ने आपको जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए चुना था। इस देश ने आपको जिम्मेदारियों से भागने के लिए, दुख और संकट में हाथ घसीटने के लिए, उठपटांग बातें करने के लिए, 2 रुपल्ली के ट्रोल बनने के लिए नहीं चुना था। आप किस हक से कह सकते हैं कि अभी अभी जो चुनाव खत्म हुए हैं उनका कोरोना पर कोई असर ही नहीं है? आप वेस्ट बंगाल के आंकड़े देखिए, आप तमिलनाडु के आंकड़े देखिए, जहां भी चुनाव हुए आप आंकड़े देखिए, वहां के जबरदस्त बढ़ रहे हैं। आप कहते हैं धार्मिक स्थलों पे जो सभाएं हुई उसका कोई असर नहीं है। आप ये मुझसे बेहतर जानते हैं कि महाकुंभ का क्या असर हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो विस्फोटक रूप ले रहा है कोरोना, वो जो लोग लौट कर आए महाकुंभ से और वहां से संक्रमण फैल रहा है, उसी के कारण हो रहा है। जिस तरह से हरिद्वार में, जिस तरह से उत्तराखंड में विस्फोट हो रहा है कोरोना, वो उसी के चलते हो रहा है। तो किसमें आता है जब आप कहते हैं कि चुनावों का और महाकुंभ जैसे आयोजना का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये समझ में नहीं आता कि मैं हंसूं, खेद व्यक्त करूं, आक्रोश जताऊं, दुख हूं, या ये सिर्फ सोचकर चुप हो जाऊं कि आप अपने आका का ही अनुसरण कर रहे हैं। ये सत्ता में बने रहने की आपकी लोलुपता है, पद से इतना प्यार हो गया है आपको, राजनीतिक आकाओं को आप खुश रखना चाहते हैं, या आप सोच समझकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? मैं नहीं बता सकती आप क्या कर रहे हैं, बस इन चारों में से या तो आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं या आप सारे काम करते प्रतीत हो रहे हैं। आप विदेश मंत्री हैं, आप जो व्यवहार सोशल मीडिया पे करते हैं, आपको लगता है कि वो व्यवहार सही है? एक ट्रोल की तरह आप बिहेव करते हैं। सच से मेरा मानना है कभी भी सिर नहीं फोड़ना चाहिए। अगर सच सामने आ जाए तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेनी चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई। आप सर से सर फोड़ टवल करते हैं। ये सर्वविदित है कि न्यूजीलैंड और फिलीपींस के दूतावास ने ऑक्सीजन की व्यवस्था युवा कांग्रेस के साथियों के माध्यम से श्रीनिवास जी की अध्यक्षता में हुई थी, जबकि दूतावासों की पूरी जिम्मेदारी, उनकी सुख सुविधा, उनकी दिक्कतों, सीधी जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
आप ट्विटर पर अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन अब ये भी सर्वविदित है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री तक ने उन्होंने मान लिया है, उनकी प्रधानमंत्री ने, कि हाँ, युवा कांग्रेस के साथियों ने दूतावास के कर्मचारी के बीमार होने पर ऑक्सीजन पहुंचाया था। तो क्या अब आप माफी मांगेंगे जब आप ट्रोल की तरह व्यवहार कर रहे थे? आप उटपटांग बयान दे रहे हैं, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से चलिए G7 को एड्रेस कर रहे हैं, पर आपको नहीं लगता कि इस समय आपको सच स्वीकारने की जरूरत है? आप अभी भी कह रहे हैं चुनाव का और कोई असर नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए उसके चलते 707, और ये लास्ट आंकड़ा मुझे पता है, 760 टीचर, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की मौत हो गई। आप कह रहे हैं चुनावों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आज मैं ये पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े तरह से ट्विटर पे और फेसबुक पर बड़े बड़े लिखते थे, हमने यहां निर्यात कर दिया वैक्सीन, हमने वहां निर्यात कर दिया। मेरा सीधा सवाल आपसे है, पिछले 2 महीने में वैक्सीन सबसे कम अब लग रहे हैं, और इसलिए नहीं कि लोग वैक्सीन लगवाने जा नहीं रहे, लोग टीके की लाइन में लगने को तैयार है, पर टीके है नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जब आप बढ़ चढ़कर दुनिया को और देश को बता रहे थे कि हम निर्यात कर रहे हैं, तो अब ये भी बताने का कष्ट करिए कि टीके कम कैसे पड़ गए। क्या आपके और साहब का विश्वगुरु बनने का जो शौक था, जो विश्वगुरु बनने की इतनी प्रगाढ़ इच्छा थी, वो इतनी प्रगाढ़ थी कि आप अपने ही लोगों को टीका देना भूल गए। अब मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ, और बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, चाहे वो CNN हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो टाइम मैगजीन हो, सब लोग इसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करने वाली मशीनें, एंटीवायरल ड्रग्स काफी तादाद में जहाजों में बढ़कर नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी, पर वो कहां गई, किस तरह से उनका वितरण हुआ, ये किसी को नहीं पता है। उसमें से कुछ सामान आज भी कस्टम्स में क्यों अटका हुआ है, क्यों एयरपोर्ट, नई दिल्ली के एयरपोर्ट के हैंगर में अटका हुआ, ये किसकी जिम्मेदारी है? मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें उजागर हुई हैं और उसको मैं साझा करना चाहती हूं। मैं सोच भी नहीं सकती हूं कि जब ये सामान आया उसके बाद भी कोई प्रोटोकॉल, कोई गाइडलाइन इनके वितरण के लिए नहीं थी। आवंटन और समन्वय में इसलिए देरी हुई क्योंकि उसका कोई दिशा निर्देश ही नहीं था। ये सच है, और ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी लिखित प्रेस रिलीज में स्वीकारा है कि 26 अप्रैल को योजना पर काम करना शुरू किया गया था कि कैसे समन्वय होगा, कैसे वितरण होगा, क्या प्रोटोकॉल बनेगा, किस तरह से आवंटन होगा। ये 26 अप्रैल को काम शुरू किया था, पर यह संचालन प्रक्रिया जो थी ये 2 मई को पूरी हो पाई, और इसीलिए विलंब हुआ। और आप जानते हैं कि 26 अप्रैल से 2 मई के बीच में 7 दिनों में 23,000 भारतीयों की कोविड से जान चली गई। वो जाने जो समय रहते अगर सामान मिल गया होता तो बचाई जा सकती थी। जब आप जान रहे थे कि विदेशों से सामान आ रहा है, तो आपने गाइडलाइंस क्यों नहीं बनाई? आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिसको कहा जाता है, SOP, वो क्यों नहीं बनाए? आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि 23,000 लोगों की मौत हो जाए? दुख के साथ कहना पड़ता है कि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बार बार पूछा था कि विदेश से आने वाली सहायता की सामग्री आखिर कहां जा रही है, इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देश को मिलनी चाहिए, पर वह तो नहीं हुआ। हुआ वो जिसका हमें डर था। हमेशा की तरह आपकी गलत नीतियों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। आज भी लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, ऑक्सीजन उनको मुहैया नहीं हो रहा जहां चाहिए था। मैं उदाहरण का एक तौर पर आपको बता देती हूँ, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में आपने 260 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेज दिए गए, वहां इतने की जरूरत ही नहीं थी। तो कौन है वो जो बैठ के तय कर रहा है कि कैसे, कितना, कहां सामान जाएगा, किसको जरूरत है, मैपिंग कौन कर रहा है, कहां से सेंटर बना है? कोई तो सेंटर होगा ना इन चीजों का, कि इतना सामान आया, ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ, इतना सामान आगे निकल गया, किस राज्य में गया, किस अस्पताल में गया, किसी अस्पताल में गया तो वहां क्यों गया, दूसरे अस्पताल में क्यों नहीं गया? ये तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल तो पूछना बनता है ना। आज पारदर्शिता की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल केंद्र से पूछा, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर कोट करूंगी, जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने पूछा है कि जो संसाधन और जो विदेशों से सहायता आ रही है वो कहां जा रही है? जब सरकार ने इसे चिकित्सा सहायता के रूप में प्राप्त किया है तो ये लोगों की मदद करने के लिए है,
और इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं किसी बक्से में पड़कर सड़ता रहे और कबाड़ बन जाए। ये कहना दिल्ली हाई कोर्ट का है। पारदर्शिता से सरकार को पता नहीं क्या परेशानी है। आज जरूरत है कि संसाधन, आज जरूरत है सामान, आज जरूरत है सामग्री सही जगह पहुंचाई जाए, तो सही प्रणाली ही नहीं है, कोई प्राथमिकता ही नहीं है। 26 से 2 तारीख, 1 हफ्ता लग गया हमको एसओपी बनाने में, और उस बीच 23,000 लोगों की मौत हो गई। मैं ये तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि हमारी बातों से आपके कानों पर जू नहीं रेंगती है, लेकिन मैं आशा कर सकती हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं और तमाम हाई कोर्ट इस देश के जो सवाल पूछ रहे हैं, उसमें जरूर कुछ ना कुछ जवाब देंगे। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में मैंने विदेश मंत्री जी की तो कच्चा चिट्ठा आपको बता दिया, वो क्या कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी कहां, ये किसी को नहीं पता। वही हर्षवर्धन जी जो कोरोनिल का प्रचार करते हैं। वो वैज्ञानिकों की क्या बात सुनते हैं, क्या मानेंगे मुझे नहीं पता, वो कारोबारी बाबा के पास तो पहुंच जाते हैं। वही डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो राहुल जी के चेतावनी पे कहते थे ये सिर्फ डर फैला रहे हैं। वही हर्षवर्धन जी जो दूसरी वेव की चेतावनी के बाद भी कहते थे एंड गेम, बेंड इट लाइक बेकहम, ऐसी चीजों का प्रयोग करते थे। वो क्या करते हैं पता है आपको? वो मोदी जी की रैलियों पर तालियां बजाते हैं, वो चुनाव प्रचार प्रसार को सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, वो आती हुई भाड़े की भीड़ को देखकर खुश होकर मुखरित हो जाते हैं। वही डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो आप इस पद पर क्यों बने हुए? आपका इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। क्योंकि दिक्कत यह है कि विश्व जो भारत का लोहा मानता था, आज हमारी पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। हर 7वां डॉक्टर अमेरिका में भारतीय मूल का है। और इससे बड़ी विडंबना की क्या बात होगी कि आज हमारे देश में मरीज बेदम ऑक्सीजन के बिना, दवाइयों के बिना, टीकों के बिना, अस्पतालों की बेड के बिना मर रहे हैं। आज ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय मीडिया है जहां पर भारत की उपलब्धियों की बात हो रही हो? आज हमारी विफलताओं का पुलिंदा, हमारी मौतों का जो मंजर है, उसके बारे में बात हो रही है। ये ख्याति लाने के लिए आपको देश ने चुना था। मैं मोदी जी से एक बात जरूर आप लोगों के माध्यम से कहूंगी, आप प्रधानमंत्री हैं, हार जीत लगी रहती है। बंगाल हारने के बाद आप इतना बौखला गए और इतना आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री ने सामान तैयार करना शुरू किया कि आपने एक समिति का गठन किया। वो समिति वहां गई है पता करने के लिए कि भाई वायलेंस कैसे हुआ। रक्त रंजन का देश की राजनीति में कोई भी जगह नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आपको बंगाल में न्यायालय पर, बंगाल की पुलिस का और बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार पर कोई भरोसा नहीं है? मोदी जी, समिति तो गठित होनी चाहिए और जांच तो होनी चाहिए, पर पता है किसकी जांच होनी चाहिए? आप लोगों की जांच अवश्य होनी चाहिए कि कैसे आपकी सरकार की विनाशकारी हैंडलिंग के चलते लोगों की मौत हुई, कैसे संकट गहराया आपकी विफलताओं के चलते, कैसे ये जो घातक प्रभाव थे इनको कम किया जा सकता था अगर उचित कदम समय रहते उठाए गए होते। जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर बैठाइए एक समिति, बिठाइए एक कमेटी, और अगर दम है तो कराइए ये जांच। आज से ठीक 6 हफ्ते पहले, और ये साइंटिफिक बात है, आज 2 चीजें उजागर हुई है, इसके बारे में हम जरूर एम्फसाइज करके बोलना चाहते हैं। आज से ठीक 6 हफ्ते पहले सरकारी शोधकर्ताओं ने, सरकारी रिसर्चर्स ने, सरकारी साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के म्यूटेशन, जिसको उत्परिवर्तन कहते हैं, डबल म्यूटेशन के बारे में और उसके संभावित जोखिमों के बारे में सतर्क किया था, आगाह किया था। 6 हफ्ते के बाद अंततोगत्वा स्वास्थ्य मंत्रालय को यह स्वीकार करना पड़ा कि ये जो तथाकथित दोहरा उत्परिवर्तन या जो डबल म्यूटेशन हुआ है वायरस का, उसी की वजह से कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, इतनी जबरदस्त उसका संक्रमण फैल रहा है। 6 हफ्ते बाद अगर यही समय रहते कर लिया गया होता तो शायद प्रोसीजर्स, शायद मापदंड बदल सकते थे। आप साइंटिफिक कम्युनिटी की बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये समझ के परे है। आज सरकार के प्रिंसिपल वैज्ञानिक सलाहकार, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री डॉक्टर राघवन ने चेताया है कि जिस तरह से वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, तीसरी वेव आना इनएविटेबल है, तीसरी वेव आएगी और उससे लड़ने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हम आगाह करना चाहते हैं सरकार को और पूछना चाहते हैं क्या नीति है, क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं, सरकार में वो कौन से लोग हैं
जो इस कम्युनिटी से, साइंटिफिक कम्युनिटी से, रिसर्चर्स से, विशेषज्ञों से, डॉक्टर्स से लगातार बात कर रहे हैं, जो जीनोम देख रहे हैं, जो जीन म्यूटेशन देख रहे हैं, जो अलग अलग म्यूटेशन जो अब देश में हो रहे हैं, रेजिस्टेंट हो रहे हैं, उनके पैटर्न्स देख रहे हैं। ये सिर्फ ताली बजाने से वायरस नहीं जाएगा, ना थाली बजाने से जाएगा। ये वायरस प्रॉपर स्टडीज, जीनोम, डबल म्यूटेशन, नए वेरिएंट्स, इनके पीछे पढ़ने से जाएगा। इसके बारे में कौन कर रहा है? क्योंकि ये बात सच है कि जब वो तीसरी वेव के बारे में श्री राघवन जी बताते हैं, इन लोगों ने दूसरी वेव के बारे में भी आगाह किया था, लेकिन उसको अनदेखा किया गया और उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। अंत में हमारी सिर्फ 4 मांगे हैं सरकार से और 4 जरूरी मांगे हैं। पहली मांग, मोदी जी जाग जाइए। आज इस देश को आपके 13,500 करोड़ के बने हुए घर का गृह प्रवेश नहीं चाहिए। आज इस देश को गैर जरूरी खर्चों पर रोक चाहिए। इस देश को वो इमारतें नहीं चाहिए जो लाशों पर बनी हुई हो। इस देश को नए हवाई जहाज नहीं चाहिए आपके लिए 16,000 करोड़ के। इस देश को उपचार चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मास्क चाहिए, टीके चाहिए, इलाज चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। सारे गैर जरूरी खर्चे बंद करिए। हमारी दूसरी मांग है, आप पूरी पारदर्शिता का पालन करिए। आपने संविधान की सौगंध ली है, उस संविधान की सौगंध के चलते पारदर्शिता का पालन करिए और सार्वजनिक करिए कि किस देश से क्या क्या चीजें आई हैं, कितनी सहायता आई है, क्या सामग्री आई है और किस रणनीति के तहत उसको कहां कहां भेजा जा रहा है। ये बंद कमरे में बैठकर 2 लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इस देश को जानने का हक है। ये हमारी दूसरी मांग है। पूरी पारदर्शिता का पालन करते हुए बताइए कि विदेश से आई हुई सहायता सामग्री कहां जा रही है, किस रणनीति के तहत और कितनी जा रही है। हमारी तीसरी मांग, और ये जरूरी मांग है, मोदी जी एक एको चेंबर में मत रहिए। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ कहने वालों के साथ अपना समय मत बिताइए। उन चाटुकारों के साथ मत बैठिए जो आपको सुबह सुबह बताते हैं कि अभी रात है, क्योंकि आपको रात लग रही है। आप वैज्ञानिकों से, डॉक्टर से, रिसर्चर से, विशेषज्ञों से जितना बड़ा दायरा कर सकते हैं उनसे बातें करिए। समझिए म्यूटेशन को, जीनोम को, वेरिएंट्स को, समझिए क्या उपचार नए हो सकते हैं, समझिए कि कौन सी ड्रग्स हमें जरूरत हो सकती है, समझिए कि आने वाली तारीख में हमें किन चीजों की मैपिंग करने की जरूरत है। आज सूझबूझ से तैयारी लेने की जरूरत है। तो हमारी तीसरी मांग है, अपने दायरे को बढ़ाइए, साइंटिफिक कम्युनिटी से बात करिए, डॉक्टर्स से बात करिए, रिसर्चर्स से बात करिए और अपने आला अधिकारियों से कहिए इमेज मेकिंग में इस समय ना जाए। और हमारी अंतिम मांग है कि जो आपके नाकारे, नाकाम और विफल मंत्री हैं, चाहे वो डॉक्टर एस जयशंकर जी हो जिन्होंने देश की सर नीचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, या डॉक्टर हर्षवर्धन जी हो जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री होने के कर्तव्य का निर्वाह करने के अलावा बाकी सब कुछ किया है। इन दोनों लोगों को तुरंत बर्खास्त करिए, क्योंकि ये देश के लोगों का दर्द का उपहास बना रहे हैं, उनके दर्द का उपहास उड़ा रहे हैं। और अंत में मैं आशा करती हूं कि देश की स्थिति देखकर जो सरकारें, जो राज्य सरकारें उठपटांग बातें कर रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, जहां पर टेस्टिंग कम कर दी गई है कि आंकड़े छुप जाएं, हम ऐसे ये जंग नहीं जीतेंगे। इस जंग को जीतने के लिए आंकड़ों को छिपाने से काम नहीं चलेगा। जितनी ज्यादा प्रचुर मात्रा में टेस्टिंग होगी, ट्रैकिंग होगी, ट्रीटमेंट होगा और वैक्सीनेशन लगेगा, उसकी जरूरत है। आज जरूरत है कि आप अच्छी रायों को, अच्छे सकारात्मक सुझावों को सुनिए। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी या राहुल गांधी जी या हमारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी आपको कोई सुझाव देती हैं तो वो देश हित में है। हमारा देश और आपका देश एक ही है। हमारा दिल हमारे देश के लिए शायद आपसे ज्यादा धड़कता है। हमारी आवाज को सुनिए, सकारात्मक सुझावों को सुनिए। आई एम हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस। डू आई Before that, make up? Sorry. Yes, if you could repeat the 4 demands in English. Sure. I will very briefly repeat just the 4 demands and briefly make the statement about how the government has got its priorities entirely wrong, whether it is spending 13,500 crores on the Prime Minister's residence right now, when people are dying due to the paucity of oxygen, no medication, no hospital beds, no vaccines. Our vaccination has fallen to a 2-month low, not because people are not going, because not enough vaccines are available. And the 2 ministers who are bringing absolute disrepute to the country and the government are Foreign Minister S. Jaishankar, who's acting like a petty troll and is now blaming previous governments for what seems to be, he says, complete collapse of our healthcare system. What
were you doing in government for 7 years? Or for that matter, India's health minister, Dr. Harshvardhan, who's completely missing in action. So the government has its priorities completely wrong. That's part one. And part two is, we really want some transparency. We want details of where is foreign aid going. Why did it take the government from the 26th of April to the 2nd of May, 7 days to prepare SOPs for distribution of the foreign aid that had come in, for ensuring that there was smooth transition of that foreign aid. And during that time, 23,000 precious Indian lives were lost due to COVID, lives that could have been saved. So we want complete transparency as far as foreign aid is concerned, because foreign aid is coming. International media is talking about us and is talking about how our government has completely collapsed and perhaps is missing in action right now. Our 4 big demands. The first demand is that the Prime Minister should stop all non-essential expenditure and focus every resource, every single penny in this country on fighting the virus. And it is important to fight that virus. So stop the central vista, stop the building of your own residence. Please divert every resource towards the healthcare facility for this country to fight corona. That's our first demand. Our second demand is, please bring in transparency, because this country deserves to know what foreign aid has come in, what are the parameters being used, where is that foreign aid being sent, how much is being sent, and who's the recipient. My third and important, our third and important demand is that please speak to the scientists, to the doctors, to experts. Get out of your echo chamber, because living in the echo chamber, you will only hear yes men. You need to hear the scientists. You need to hear principal scientific advisors like Dr. Raghavan, who have said that a third wave is inevitable. It took 6 weeks for the health ministry to accept that, yes, there is a double mutation of the virus, and because of which the infection is rising at such an astronomical rate. It took them 6 weeks after the government's own researchers had warned the government. So that's our third demand. Please speak to the scientific community. Please speak to researchers, analysts, doctors. Get out of your echo chamber. And our fourth and final demand is, get rid of ministers who are acting against the interest of our people, who are only spending time on social media, acting like petty trolls, not doing the job that they have been elected to do, bringing disrepute to the country, and may I dare say, being absolutely cold-hearted. Where is the moral compass of these ministers? Or for that matter, you, Mr. Modi, we would want to ask. These are our 4 demands. Please, I hope that you will stop the non-essential expenditure. I hope you will tell this country what foreign aid we have received and where is it going. I hope you will speak to the scientists and experts, and I hope you are going to get rid of and sack the ministers like Dr. Harshvardhan, India's health minister, and the foreign minister, S. Jaishankar. Thank you, Supriya ji. I'll take questions. Siddharth from ANI, please go ahead, Siddharth. सिद्धार्थ जी, आप तक बात पहुंच रही हमारी, तो अपना सवाल पूछिए। म्यूट पर है। नमस्कार मैम। मैम मेरा सवाल ये सिद्धार्थ जी बताइए। मैम मेरा सवाल ये है कि आप कोविड की सिचुएशन को देख रहे हैं, जब खुद साइंटिफिक जो एडवाइजर हैं वही कह रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी, और आज यही नहीं पता लग पा रहा है कि ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, फॉरेन एड आ रही है, आप उसके ऊपर सवाल उठा ही रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी दूसरा ऑप्शन, जो लीगल ऑप्शन है, क्योंकि अब कोर्ट ही कहीं ना कहीं इतनी सख्त टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक विपक्ष के नाते आप लोग बात तो उठा रहे हैं, तो क्या आप लोग भी कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे? क्योंकि सरकार की तरफ से जो आप लोगों की बातों को माना जाए तो कोई पारदर्शिता नहीं दिख रही, नंबर 1। नंबर 2, ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि एक टास्क फोर्स नेशनल लेवल पे बने जो इस तरीके की कोऑर्डिनेशन रखे कि कैसे, कहाँ स्टेट्स में वैक्सीनेशन जा रही है, वैक्सीन जा रही है, किन स्टेट्स को ऑक्सीजन चाहिए, किन स्टेट्स को बाकी और चीजें चाहिए, इसके लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बननी चाहिए, क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स भी हों, चाहे नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हों, वैक्सीन सेंटर कई जगह शुरू नहीं हो पाए हैं, कई जगह जो वैक्सीन सेंटर्स बने हुए थे वहां पे वैक्सीनेशन को बंद करना पड़ा है, सस्पेंड करना पड़ा है, क्योंकि वैक्सीन नहीं आ रही है सामने। धन्यवाद सिद्धार्थ जी आपके दोनों सवालों के लिए। मैं
आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ, जहां पर आप हमारे लीगल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। मेरा अपना ये कहना है कि किसी भी लीगल ऑप्शन से ऊपर सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये निर्वाचित सरकार है, ये चुनी हुई सरकार है, लोगों ने वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो आज जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए कोर्ट की बात कहां से आ जाती है? आज निर्वाह करना तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है कि आज वो लोगों की सुरक्षा करें। और कोर्ट जो कह रहे हैं, मैं आपको 2 मिनट में ये बता देती हूँ, मेरे पास यहां पर है लिखा हुआ 3-4 कोर्ट्स का, मैं आपको बयान, जो मौखिक बयान है वो बोल देती हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सुन लीजिए, कोविड डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इज नो लेस देन अ जेनोसाइड। आई एम नॉट सेइंग दैट द इलाहाबाद हाई कोर्ट इज। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी सेड द सेंटर इज बिहेविंग लाइक एन ऑस्ट्रिच, इनफ इज इनफ। एक शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर घुसेड़ दिया है, बहुत हुआ। ये दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुन लीजिए, कंप्लीट फेलियर, द गवर्नमेंट इज ग्रिप्ड बाय इनडिसीजन। अकर्मण्यता और डिसीजन ना लेने की वजह से ऐसा हो रहा है। ये हमारा नहीं कह रहा, ये कोर्ट्स का कहना है। तो कोर्ट तो सरकार को आईना दिखा ही रहा है, लेकिन कुछ काम तो चुनी हुई सरकारों को करना है और हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की आवाज को उठाएं। हम चुनी हुई सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुंभकर्ण की नींद में सोई दिखाई देती है। या मुझे ऐसा लगता है कि देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, शायद इनके अंदर दिल नहीं है जो धड़कता हो, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि आम व्यक्ति इतना परेशान है और ये कैसे इतनी लंबी चादर तान के सो रहे हैं, मेरी समझ के बाहर। आपका दूसरा सवाल था टास्क फोर्स का। ऐसा जो टास्क फोर्स से मुझे ऐसा लगता है आपका मतलब है कि एन ऑल पार्टी टास्क फोर्स, ये मतलब है आपका? बिल्कुल मैम, जिसके अंदर ठीक है, मैं समझ गई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये हमारा देश पहला नहीं होगा अगर हम ऐसा करेंगे। विश्व के बहुत सारे विकसित देशों ने, डेवलपिंग कंट्रीज ने, जिन्होंने वाकई में कोरोना पर काबू किया है, उन लोगों ने पार्टी लाइंस, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक टास्क फोर्स बनाया है, क्योंकि ये सच है कि इसमें दलगत राजनीति होनी नहीं चाहिए। इसमें हमारा राज्य और आपके राज्य की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। हमने जब उठाया ये सवाल कि कैसे भाजपा शासित एक राज्य को पहले दिन 60% वैक्सीनेशन लगा 18 से 44 की उम्र में, तो जयशंकर जी ट्रोल बनकर आ गए। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ दलगत राजनीति से ऊपर उसके टास्क फोर्स की जरूरत नहीं है। आज ये देश जानना चाहता है हु इज इन चार्ज। आज इंचार्ज कौन है? वैक्सीन कहां कितनी जा रही है, कितनी वेस्टेज हो रही है, क्या मैपिंग हो रही है, ऑक्सीजन कितना कहां जा रहा है, फॉरेन एड आ रही है, कौन से ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं, किस तरह से जा रहा है, हु इज इन चार्ज? क्या इसके लिए कोई फोर्स है, टास्क फोर्स? क्या इसके लिए कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है? क्या इसका कहीं पर निर्णय लिया जा रहा है, या इसका भी डिसीजन वही एक व्यक्ति, वही 2 व्यक्ति पीएमओ में बैठकर ले रहे हैं? क्योंकि उसी के चलते आज हमारा ये हालत हुई है। तो बिल्कुल अब मुझे ऐसा लगता है कि सकारात्मक सुझाव है, पर सकारात्मक सुझाव इस सरकार को मंजूर नहीं है, और उसी के चलते हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी एक बड़ा सकारात्मक सुझाव दिया था, जिसको वापस जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिपीट भी किया था, पेटेंट एक्ट में सेक्शन 90 को कंपल्सरी लाइसेंसिंग करने का। लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं बोल रही है, चुप है सरकार। इनफैक्ट अभी तक प्रधानमंत्री जी ने उस चिट्ठी को संज्ञान में भी नहीं लिया है, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जिस भाषा में उस चिट्ठी का जवाब दिया था वो अकल्पनीय है। धन्यवाद। अगला सवाल जैनेन जी है एबीपी से। जैनेन पूछिए अपना सवाल। जी थैंक यू सर। सुप्रिया मैम, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश से मिलने वाली सहायता को लेकर पारदर्शिता की मांग की है सरकार से। कल राहुल गांधी ने भी इस सिलसिले में ट्वीट करके सरकार से सवाल पूछे थे। उसके जवाब में सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी को नसीहत दी है राजनीति ना करने की, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से पीआईबी का एक प्रेस रिलीज शेयर करते हुए कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 38 संस्थानों को वो राहत मिली, वो संसाधन मिले जो विदेश से आए थे। तो ये जो सरकार के मंत्री का ये कहना है और साथ में आपके नेता को नसीहत है, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि स्मृति ईरानी जी का मुंह तभी खुलता है जब राहुल गांधी जी बोलते हैं। स्मृति ईरानी जी का मुंह उत्तर प्रदेश में विस्फोटक रूप धारण कर चुका है, कोरोना नहीं खुलता है। स्मृति ईरानी जी का मुंह तब नहीं खुलता जब उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री और उनकी भाषा में कोट अनकोट यशस्वी मुख्यमंत्री एनएसए लगाने की धमकी देते हैं, जब डॉक्टर को जेल में डाल दिया जाता है, जब प्रॉपर्टी सीज करने की, जायदाद जब्त करने की बात होती है, तब स्मृति ईरानी जी का मुंह नहीं खुलता है। स्मृति ईरानी जी का मुंह तब भी नहीं खुलता जब एक औरत अपने पति को कृत्रिम सांस देने की कोशिश करती है। स्मृति ईरानी जी का मुंह तब भी नहीं खुलता जब 2 बेटियां अपनी मां को बचाने के लिए मेरठ में कृत्रिम सांस देती है। स्मृति ईरानी जी का मुंह तब भी नहीं खुलता है जब एक ऑटो पर अपने मृत पति की लाश को अकेली पत्नी ले जा रही होती है, तब उनका ना जमीर जागता है ना मुंह खुलता है। उनका मुंह तभी खुलता है जब राहुल जी की बात होती है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति ही राहुल जी पर आधारित है। अगर ना होती तो शायद उनका कोई वजूद ना होता। खैर, मैं स्मृति ईरानी जी को जरूर याद दिलाना चाहूंगी कि आपकी सरकार की ये देन है, ये विफलता है, ये मैं कहती हूं उपलब्धि है आपकी सरकार की कि 2005 से हमें फॉरेन एड लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और मैं ये दंभ से नहीं कह रही हूं, हमारी उपलब्धियां थी कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। हम फॉरेन एड पर लेने पर भी आज मजबूर हो गए। और आज स्मृति ईरानी जी मेरी इस बात का जवाब दे दें कि 26 अप्रैल से 2 मई तक जो एसओपी नहीं बना और सामान अटका रहा दिल्ली हवाई अड्डे पर, उसका जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में कौन बात करेगा, ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ। मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि 23,000 जो मौतें उस दौरान हुई, उसका जिम्मेदार कौन है। मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि लेडी हार्डिंग में 260 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्यों गए जबकि वहां उतनी जरूरत नहीं थी, और बाकी अस्पतालों में क्यों नहीं गए जहां पर जरूरत थी और लोगों ने बेदम होकर अपनी सांसें तोड़ दी। स्मृति ईरानी जी इसका जवाब देंगी। The problem with this government is that each one of the ministers acts like a petty troll. And if they did not act like a petty troll, they will perhaps not be a part of the union cabinet. That is what I would like to tell Smriti Irani. Thank you. And moving to the next question, Sunil Prabhuji from NDTV. Supriya, just 2-3 points. One is that that Congress president tomorrow is having a meeting with the Lok Sabha MPs to take stock of the political situation in their constituency and their various parliamentary matters. But more important is, of course, the course correction which Randeep had promised on the day on Sunday when the shocking results of the Congress party's poor performance came out. It is in that context that I ask, what exactly does the Congress have in mind in terms of the vaccination? You're criticizing the foreign aid, very good, excellent. I agree with what Mr. Rahul Gandhi says. Are you going to, does it mean to say that you don't, because of from 2005 onwards, since Dr. Manmohan Singh said no to tsunami relief, that you don't want relief to go to Congress ruled states and where it is in partnership? I'm not able to understand what exactly are you trying to put across. I know I've asked you 4 or 5 questions, but if you could summarize them, please. Sure, fair point. I will talk about vaccination first, because you speak to any doctor, you speak to anybody who was involved with this pandemic, and they will tell you there are only 4 ways to counter corona. The first is test, the second is tracking, the third is treatment, and the fourth is vaccination. Testing has gone down considerably. Leading newspapers have talked about it. From I think 19 million, they've come down to about 15.5 billion a day, and that is showing, which is why there was a bit of a plateau yesterday. So testing has gone down considerably, which I don't think any government can afford to right now. The biggest ammunition that we had to fight corona was vaccination, because we are the vaccine laboratory of the world. And instead of using that ammunition effectively, we chose to dither. We chose to export vaccines. And today the situation is that there is a acute shortage of vaccines. We are at a 2-month low as far as vaccination drive in India is concerned. The reality is that vaccination has come to a grinding halt, and many states, including the Congress ruled ones and the BJP ruled ones, are starving for vaccines. There isn't enough dosage available. So as far as vaccination is concerned, the only way forward is, because even if the ramp up happens at Serum Institute, they cannot ramp it up to 10 crore before July. Bharat Bio Vaccine cannot ramp it up to 90 lakhs from the present 60 before July. Sputnik has come, but the Indian production by Dr. Divi's lab and others will happen only by July, August. So we will continue to face an acute shortage, and which is why there are 2 very good suggestions made by the Congress party, by Shri Rahul Gandhi ji, by our former Prime Minister Dr. Saab, and they had both said that first allow
many more vaccines to come in. Give permissions for vaccines that have been globally accepted, that have been globally tested. Don't waste time. I don't know why that was scorned at. There was needless ridicule that happened, and within 48 hours, Sputnik was allowed. That was the first point. Many more should be allowed. The second important point is that the Section 90 of the Patent Act very clearly says there can be compulsory licensing. You can get many more manufacturers to manufacture vaccine here in the country. You are only dependent on 2 manufacturers right now. So this is almost a state duopoly that has been created. Get many more people in the ecosystem and you will see more vaccines come in. And especially the scientific advisors, warning is anything to go by, which I think we should pay heed to. There is a third wave in the making. Many more people should be vaccinated in the country before we lose many more lives. So I hope I've answered your question on vaccination. And as far as vaccination is concerned, it isn't just a question of Congress rules, BJP rule. I'll give you a very small number because I track that data very closely for the daily shows that I do. And last checked, Uttar Pradesh with a population of 24 crore had vaccinated 1 crore 30 lakh people. Maharashtra with half the population had vaccinated 1 crore and 60 lakh people. And Rajasthan with 1/3 the population had vaccinated 1 crore 35 lakh people. So those are the numbers, and the numbers tell a story in themselves. Bihar, for all its ills, has vaccinated only 74 lakh people. The number hasn't even crossed 1 lakh. So I hope I've answered your question on vaccination. As far as foreign aid is concerned, we are not against foreign aid. This world at the end of the day is one big community. And when others needed our help, I am glad we helped. I wish we had prioritized our own people before helping others. I wish we were not looking at headline management and cheap applause then instead of prioritizing our own people. But having said that, if one part of the world is going to go through a crisis, the others will have to rise in and pitch in. Fair enough. I am not against foreign aid. Please get me right. I am only saying that from 2005 to now, we became and we overcome many of our challenges to not need foreign aid. Foreign aid is coming. There's nothing wrong with foreign aid. But there needs to be greater transparency of how foreign aid is being given to some states, hospitals, what is the criteria being used, who's deciding it, on what parameters is it going, what are the objective parameters, because there can be no amount of subjectivity and perception in this. That's all that I'm saying. I'm not saying foreign aid should not come to Congress rule states or not go to BJP rule states. Send it to hospitals, send it to places, send it to institutions where it is needed the most. And for that, you need an SOP, and you needed it yesterday, not today. Okay, I think he had the last point about the Congress president holding meetings with the Congress MPs. We will do a briefing tomorrow, Sunilji, about it. Yes. We don't have much information. We'll find it through because Pranav, my problem, I agree with you, I can understand, but we have to say that Congress party has no course correction. We keep saying course correction, कुछ नहीं होता है. मैं कह रहा हूँ कि कल की ब्रीफिंग का इंतजार करिए. ऐसा नहीं है. I think let's wait for the formally brief you. Briefing tomorrow. And then we will all know. Usually filled in. There are other questions also waiting. We want to wind up in time. Neeraj from TV18. Neeraj ji, पूछिए सवाल. आप म्यूट पर हैं. म्यूट करिए. मैम. हाँ, सुप्रिया जी, अभी आपने कहा कि जो नीडफुल हॉस्पिटल है वहाँ जो विदेशों से सहायता आ रही है पहुंच नहीं पा रही है, और जहां बहुतायात है उनके पास पहुंच जा रहे. आपने लेडी हार्डिंग अस्पताल का भी उदाहरण दिया, और ये बात कल जानकारी भी हमें मिली है कि वहां ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स गए हैं. मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस शासित राज्य या कांग्रेस के समर्थन से जहां सरकारें हैं, उन्होंने कोई लिस्ट विदेश मंत्रालय या केंद्र सरकार को या स्वास्थ्य मंत्रालय को यहाँ दी है, और अगर दी है तो उन मांगों पर क्या किया जाए? मैं अरुण शर्मा जी का आपको एक बयान बता देती हूँ, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है राजस्थान के. उन्होंने शायद कल एक बयान दिया है कि हमने पूरा अपना जो इतना हमें चाहिए, जितनी हमारी जरूरत है ऑक्सीजन की, वैक्सीनेशन की, ये सब हमने स्वास्थ्य मंत्रालय को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है. लेकिन हमें अभी तक वहां से कोई स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि और जानकारी नहीं मिली है. तो इसीलिए मैं कह रही हूं, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें नहीं बताएंगे. क्यों नहीं बताएंगे हम केंद्र सरकार को? ये तो एक सम्मिलित लड़ाई होनी चाहिए. अब इसमें दलगत राजनीति करना तो
सरकार के लिए गलत होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो भारतीय नहीं और जो उत्तर प्रदेश में रह रहा है वो भारतीय है ना, कि कांग्रेस शासित है तो आप कम भारतीय और भाजपा शासित तो ज्यादा, ऐसा नहीं है। हमारी सरकारों ने पूरी सूची, पूरी जरूरतें, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो सब दिया है केंद्र की सरकार को, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से अभी तक कोई पुष्टि, अभी तक कोई वर्ड, फाइनल वर्ड नहीं मिल रहा है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, मेरा ये जो हम ब्रीफिंग कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि पारदर्शिता की जरूरत है, कि अगर राजस्थान को एक्स नंबर ऑफ वेंटिलेटर चाहिए और किसी और प्रदेश को उससे कम चाहिए, उस प्रदेश को ज्यादा ना देकर राजस्थान को ज्यादा दे दिया जाए। मैं तो ये भी कहती हूं कि अगर मध्य प्रदेश को राजस्थान से ज्यादा चाहिए तो मध्य प्रदेश को ज्यादा दीजिए, लेकिन कौन से पैरामीटर यूज हो रहे हैं, कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, क्या एसओपी है, क्या इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये हमारा सवाल है। और ये तो मुझे लगता है देश को जानने का हक है। ये कोई प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से नहीं आ रहा है सामान, ये सामान अभी विदेश से जो एड आ रही है वो हमारे देश के लिए आ रही है। इस पर किसी दल का, किसी सरकार का आधिपत्य नहीं है, ये देश के लोगों के लिए है। और वहां पर सवाल उठे हैं, बाय द वे यूएस पॉलिसी मेकर्स ने सवाल किया है कि हमने जो एड भेजी है वो अभी तक हैंगर्स में क्यों अटकी हुई है, वो आगे क्यों नहीं गई है। इसी कारण हम पूछना चाह रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है, पारदर्शिता होनी चाहिए। Thank you. I hope that satisfies. Supriya ji, there are two more questions. In fact, I have another question. So 3 questions. Sure. Rakesh Kapoor ji and Abdul Bari ji, बारी से अपने सवाल पूछिए. You try to answer them together. I'm sure going to be similar. मैडम नमस्ते मैडम, अभी आपने क्वेश्चन रेज किया था कि साइंटिफिक एडवाइजर की बात नहीं सुन रही है हमारी गवर्नमेंट। अभी एक ये साइंस मिनिस्ट्री जो है कोविड का जो इलाज कराने के सिलसिले में ये गायत्री मंत्र वगैरह पर ट्रायल के लिए एक अच्छी खासी रकम जो दी है, तो इसके बारे में आप लोग क्यों नहीं कह रहे? ये अनसाइंटिफिक जो मिजाज है हमारे कंट्री में पैदा करने के, टेम्पो पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है इस तरह की वबा को जो है तो एड्रेस करने के सिलसिले में, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? अगला सवाल राकेश कपूर जी, अपना सवाल पूछते हैं। सुप्रिया जी, मेरा सवाल है, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन वो सारे मुद्दे जो हैं वो अलग अलग विभागों से संबंधित। क्या भारत में ये मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए अमेरिका की तरह एक कोरोना टास्क फोर्स नहीं बनाया जाना चाहिए, जिसमें सभी क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र के भी विशेषज्ञ शामिल हो, क्योंकि इसके दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था को भी भुगतना पड़ेंगे। मानवीय रूप से तो हम देख ही रहे हैं कि कितना हाहाकार मचा हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये समय नहीं आ गया है, जैसे जो राष्ट्र पर हमला होता है तो हम सब एक होकर के और उसका मुकाबला करते हैं, आज वैसी ही परिस्थितियां मेडिकल क्षेत्र में बनी हुई है। क्या अमेरिका की तरह हमें एक ऐसा उदाहरण उसको नजीर मान करके उस पर अमल नहीं करना चाहिए, जिससे कोरोना से जुड़े हुए सारे मसलों का हल वो की समिति कर? आई थिंक आप वो टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं राकेश जी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, इसके बारे में अभी थोड़ी सी चर्चा हुई भी थी। और मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जितने ज्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जा सके, अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस द मेडिकल साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटी, वो होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे सकारात्मक सुझाव हैं जो दिए जा सकते हैं, बहुत सारे सकारात्मक सुझावों को आज सुनने की जरूरत है, पर ऐसा लगता है कि सरकार सुन नहीं रही है और चेतावनियों को इग्नोर करके अनदेखा करने का नतीजा हम भुगत चुके हैं। चाहे अमेरिका हो और विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हों जिन्होंने इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक टास्क फोर्स बनाकर लड़ने की का हौसला दिखाया है और जीत भी पाई है। मुझे लगता है हमें भी वो करना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत खेद के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि वो करना तो बहुत दूर की और फारफेच्ड बात लगती है। हमारी सरकार तो अच्छे सुझावों को, और हमारे जैसे छोटे लोगों को तो छोड़ दीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हमारी पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष के भी सकारात्मक सुझावों को अनदेखा करती है। और कहीं पर इस बदगुमानी में शायद मोदी सरकार है कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अपने आप ठीक नहीं होगा, और इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हर घर आज प्रभावित है। अगर आपका अपना कोई घर का व्यक्ति नहीं तो आपका कोई मित्र, कोई पड़ोसी, कोई जानकार जूझ रहा है इस महामारी से। और जब वो महामारी से जूझ रहा है तो मैं आपको सच बताऊं, ये मैं दलगत राजनीति की बात नहीं कर रही हूं, जब मैं इतने फोन आते हैं लोगों के, आप कहीं पर मदद कर सकते हैं, कहीं नहीं
कर सकते। उसके बाद जब आप सोचते हैं कि सरकार क्या कर रही है, आप पढ़ते पेपर में सेंट्रल विस्ता बन रहा है, सारे जामुन के पेड़ जो राजपथ पे थे वो काट दिए गए। मतलब आपको लगता है कि क्या सरकार को पता ही नहीं है देश में हो क्या रहा है? ये ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल दो प्लैनेट पे लोग रह रहे हो। मैं आपको सच बताऊं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी के इर्द गिर्द इतना शील्डिंग कर दी गई है कि उनको दिख ही नहीं रहा है देश में क्या हो रहा है। पर अखबार तो पढ़ते होंगे, टीवी चैनल भी देखते ही होंगे, उन्हीं के इशारों पर इतनी खबरें आती हैं, तो समझ में नहीं आता कि ऐसा वो क्यों करते हैं। लेकिन ये बहुत ही संवेदनहीन और कहीं पर बहुत निष्ठुर होना पड़ता है ऐसा करने के लिए। आप ये सोचिए कि घर में आग लगी हो और एक तरफ आपका दूसरा संबंधी जो है वो बैठ के 56 भोग लगा रहा हो, क्या कहिएगा आप? आज वही हाल हमारे देश का है। हमारे देश का मुखिया 13,500 के घर का गृह प्रवेश करने को तैयार है, जब हमारे यहाँ रोज 4,000 मौतें हो रही हैं। सोचिएगा इस बात को। मैं एक दिन सोच रही थी और मैंने बहुत मन से, जिस दिन बत्रा का इंसिडेंट हुआ था अस्पताल का, फिर कल गुड़गांव अस्पताल का एक वीडियो सामने आया। आप एक बार अपने आप को हम लोग डाल के अगर सोचे कि हमारा कोई परिजन अस्पताल में एडमिट है, ऑक्सीजन पर सांसें चल रही है, ऑक्सीजन आना बंद हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि सरकार ऑक्सीजन नहीं ला पा रही है। आप क्या करिएगा? कितनी लाचार है आज लोग, समझ में नहीं आता। और उसके बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट को आप एसेंशियल सर्विस करके 180 गाड़ियों से रोज आना जाना पता नहीं कैसे कर सकते हैं। एक जो नैतिक कंपस होता है उसको तोड़ना पड़ता है, जो मॉरल कंपस होता है, जो नैतिकता होती है उसका दमन करना पड़ता है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने अब्दुल भाई, आपने गायत्री मंत्र की बात करी थी। ये सच है कि सरकार ने मेरे ख्याल से एम्स ऋषिकेश में एक ग्रांट दी है, जहां तक मुझे पता है। साइंस मिनिस्ट्री ने एक फंड किया है गायत्री मंत्र को कैसे कोविड के ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है। देखिए, धर्म और आस्था एक बहुत पर्सनल चीज होती है। मैं खुद गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ, लेकिन आज जो जरूरत है वो साइंटिफिक कम्युनिटी से बात करने की है, वो डॉक्टर्स से, विशेषज्ञों से म्यूटेशन पर चर्चा करने की है, जीनोम की बात करने की है, मैपिंग की बात करने की है, नए नए जो स्ट्रेन्स आ रहे हैं वायरस के, और वायरस जितना पुराना होता जाता है उतना रेजिस्टेंट होता जाता है। साइंस की स्टूडेंट रही हूं, थोड़ा बहुत ये जानती हूँ, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। तो साइंस मंत्रालय जब इस समय ऐसा कुछ करता है तो लगता है कि प्राथमिकताएं क्या, और मैं फिर से वापस अपने हम मूल उस मुद्दे पर जाएंगे जिस पर हम आज की बात कर रहे हैं। प्राथमिकता क्या है सरकार की? आप ये सोचिए, साइंस मिनिस्ट्री को आज साइंटिफिक एडवाइजर्स की होड़ लगा देनी चाहिए। एक नहीं 10 से बात करिए। आप ये सोचिए कि इस देश के अखबार और टीवी चैनल्स उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिनको कहा गया कि उन्होंने बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई थी अमेरिका में संक्रमण पर काबू पाने की, डॉक्टर फॉची। पर हमारे सरकार उनसे क्यों नहीं बात कर सकती है? वो कुछ सुझाव देते हैं, उसकी बात नहीं होती है। हमारी सरकार सिर्फ सुर्खियां बटोरने में, सिर्फ प्रबंधन में, परसेप्शन मैनेजमेंट में ही लगी रहती है। तो ये प्राथमिकताओं की बात है, और क्या कहूं मैं। हमें आज साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है और सबसे अनसाइंटिफिक चीजें करी जा रही है। थैंक यू सुप्रिया जी। आखिरी सवाल पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दो लोगों ने पूछा है, जिगी से बिजनेस लाइन हिंदू से, और नियामिका जी ने ईटीवी भारत से पूछा है। दिस इज अबाउट राइज इन पेट्रोल प्राइसेस। हिंदी अंग्रेजी दोनों में जवाब दीजिए कि 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद 3 मर्तबा कीमतें बढ़ाई गई, और वैसे में जबकि वी आर फेसिंग पैंडेमिक ऑल अराउंड एंड देयर इज अ लॉकडाउन इन लॉट ऑफ प्लेसेस। हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? सर उसमें एक ऐड कर दूं क्या सर? उसी में एक ऐड कर दूं महंगाई के हवाले से। ये जो ईडेबल आइल है उसकी कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही है। पेट्रोल का तो सबको नजर आ रहा है, लेकिन ये तो सबको लगता है ना सर, पेट्रोल तो चंद लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सर ये ईडेबल आइल की जो है तो डबल रेट हो गए हैं। नोबडी इज सेइंग एनीथिंग। बिल्कुल समझ हूं आपकी बात। जी सुप्रिया जी। मैं पहले पेट्रोल और डीजल की बात करूंगी, और इसलिए करूंगी क्योंकि कहीं पर डिस्कनेक्ट है। और डिस्कनेक्ट तो हमने पहले ही कहा था, जब बंगाल का चुनाव और सब जगह के चुनाव हो रहे थे तो हमने कहा था चुनाव खत्म होने का इंतजार करिए और दाम फिर बढ़ने लगेंगे। सरकार ने डिसअपॉइंट नहीं किया, जो हमने कहा था एग्जैक्टली इन्होंने वही किया। एग्जैक्टली दाम बढ़ने शुरू हो गए जैसे ही चुनाव खत्म हुए, और 1 या 2 बार नहीं 3-3 बार दाम बढ़ गए। 90 के ऊपर पेट्रोल है, करीब 85 के आसपास मोटा मोटा डीजल का दाम है। और ये तब है जब देश में जो रिटेल इन्फ्लेशन प्राइस होता है, जो महंगाई की दर होती है, वो
वो भी जबरदस्त बढ़ी है। महंगाई की दर बढ़ने के बावजूद भी इस समय दाम बढ़ाना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। सीपीआई इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन होता है वो 9% के ऊपर है अप्रैल में, और उसके बाद भी दाम बढ़ाना पता नहीं कितना लाभप्रद है। लेकिन ये जरूर दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता इस समय होनी चाहिए कि आप समय रहते, आज लॉकडाउन लगाने का समय है जब 4000 मौतें हो रही हैं। जब 500 लोग संक्रमित हुए थे तब आपने तुगलकी फरमान इशू कर दिया था। आपको काम आज करना है, आप कल करके गलत काम करके बैठे हुए हैं। आज आप क्यों नहीं करिए? क्योंकि अब आज हम लोग मांग कर रहे हैं तो आप करेंगे नहीं। आज जरूरत है कि आप कड़े कदम उठाइए। आज जरूरत है कि लॉकडाउन लगाकर लोगों के हाथ में न्याय स्कीम के चलते पैसा डालिए। आप वो नहीं करिएगा, आप उनकी मुश्किलें बढ़ाइएगा। मंदी से पहले उनकी कमर तोड़िए, अब महंगाई से कमर तोड़िएगा। डीजल के दाम बढ़ने का मतलब होता है कि जल्द ही सब्जी, दूध, फल, हर चीज के, ट्रांसपोर्ट के, बस के टिकटों के, ट्रेन के टिकटों के दाम बढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इतनी निर्दयी सरकार है कि इन्होंने बार बार ऐसा किया। इन्होंने एक्साइज ड्यूटी करके 24 लाख करोड़ रुपए कमाई किया। इन्होंने सोचा कि गरीब आदमी के ऊपर इसका क्या अंजाम हो रहा होगा? क्या इन्होंने सोचा कि गरीब आदमी की थोड़ी मदद कर दे? नहीं, ये अपने पूंजीपति मित्रों की मदद करते हैं, आपके लिए नहीं सोचते हैं। इन इंग्लिश आई विल ओनली ब्रीफली से दैट द consecutive rise in the price of petrol and diesel was expected. We knew that as soon as elections are over, this is what the government is going to do. This is what they're capable of doing. Instead of bringing relief to people who are fighting with a raging pandemic, they have actually brought more grief. They have actually brought more pain for the people by rising prices of petrol and diesel, which have a spiraling effect. The wholesale price inflation numbers have crossed 9% in the month of April. So inflation is rising. And instead of taming prices, instead of bringing some relief, they are breaking the backs of people by rising the prices of petrol and diesel, and both of which will have a spiraling effect on prices of vegetable oil, egg, edible oil, whatever you may say. But this government is known to be insensitive. They kept quiet for the time elections were on, and as soon as elections were done, they've gone ahead and increased prices. See where prices will land up finally. Petrol had already hit a century in many parts of the country. We are perhaps headed there once more. Mute पर हैं. I was saying that thank you, Supriya ji, for being so patient and taking all the questions. Thank you, everyone, for joining. So this was our issue today. We'll be again joining tomorrow with another issue. Thank you, everyone, for joining. Thank you, everyone, for watching. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद.